इनकम टैक्स के अंदर आपको 31 मार्च 2025 से पहले कुछ ज़रूरी काम कर लेने हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे आपकी टैक्स सेविंग करने में या आपके कंप्लाइंसेस को कंप्लीट करने में, ताकि आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए डिटेल में अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और एक एक करके सारे ही कंप्लाइंसेस को समझते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में अपनी आईटीआर को फाइल करते हैं तो आप जानते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर आपको सेक्शन 80C से लेकर 80U तक बहुत सारी इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट मिलता है, जिससे आपकी अच्छी खासी टैक्स सेविंग जो है हो जाती है। तो 31 मार्च 2025, आज अगर 23 तारीख में बोल रहा हूँ तो करीब करीब आपके पास 8 या 9 दिन ही बचे हैं। इन 8 या 9 दिनों के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट कर लेनी है और अपने टैक्स की सेविंग कर लेनी है। तो इन्वेस्टमेंट देखिए आप क्या क्या कर सकते हैं। सेक्शन 80C के अंदर आप 1.5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि सबसे फेमस सेक्शन है 80C, जहाँ पर आप LIC हो गया, PPF हो गया, बच्चों की ट्यूशन फीस हो गई, होम लोन प्रिंसिपल हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट इसके अंदर ऑप्शंस होते हैं, जहाँ पर आप 1.5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा सेक्शन 80CCD 1B के अंदर अगर आप NPS में कंट्रीब्यूशन करते हैं तो वहाँ पर भी आपको एक्स्ट्रा 50,000 का बेनिफिट और मिल जाता है। इस तरीके से दोनों ही सेक्शन मिला के आपको मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक की डिडक्शन मिल जाती है। सेक्शन 80D के अंदर मेडिक्लेम ले सकते हैं। सेक्शन 80E, जहाँ पर आपको एजुकेशन लोन का बेनिफिट मिल जाता है, इंटरेस्ट का। 80G डोनेशंस हो गया। 80GGC के अंदर पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन हो गया। आपके HRA वगैरह की जो आपने पेमेंट वगैरह करते हैं उसकी आपको बेनिफिट मिल जाता है। LTA का बेनिफिट मिल जाता है। तो इस तरीके से देखिए मैंने सारे ही इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के ऊपर एक, आप मेरी प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो आपको देख सकते हैं। आप यहाँ प्लेलिस्ट में जब आप आएंगे मेरे चैनल पर, तो यहाँ पे आपको एक अलग से इनकम टैक्स डिडक्शन 80C टू 80U एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको सारे ही जो है सेक्शन, एक एक सेक्शन के ऊपर डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगा। आपको उससे हेल्प मिल जाएगी कि आपको कितना बेनिफिट मिलता है और किस सिचुएशन के अंदर आपको बेनिफिट मिलेगा। तो वो वीडियो आप देख लीजिए, तो आपका ये जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं सेकंड बात करूं, अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में अपनी आईटीआर फाइल करते हैं तो न्यू टैक्स रिजीम में तो वैसे जनरली किसी भी तरीके की एग्जाम्पशन और रिडक्शन मिलती नहीं है, बट स्टिल यहाँ पर आपको NPS कंट्रीब्यूशन का बेनिफिट मिल जाता है सेक्शन 80C से D सब सेक्शन 2 के अंदर, अगर आपका एम्प्लॉयर जो है वो कंट्रीब्यूशन करता है। तो अगर आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है तो वहाँ पर 14% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस DA का वो कंट्रीब्यूशन करेगा और उसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा सेक्शन 80CCD 2 में। मीन्स ये आपकी इनकम से कम हो जाएगा, आपकी सैलरी को कम कर देगा और आपकी टैक्स सेविंग हो जाएगी। इसके अलावा कुछ और सेक्शन की बात करूं, अपडेटेड आईटीआर, जिसको हम ITRU भी बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन। तो देखिए आपकी फाइनेंशियल ईयर 21-22, या आप इसको बोल सकते हैं असेसमेंट ईयर 22-23। तो असेसमेंट ईयर 22-23 की इनकम टैक्स की रिटर्न को आप 31 मार्च 2025 तक फाइल कर सकते हैं। अब अपडेटेड आईटीआर का जो पर्पस होता है वो मैंने वैसे डिटेल में वीडियोज़ के ऊपर बनाया हुआ है, वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। असेसमेंट ईयर 22-23 में अगर आपसे कोई इनकम मिस हो गई थी, आपने कोई गलत खर्चा क्लेम कर लिया था, तब उसको रेक्टिफाई करके आप इसके ऊपर एडिशनल टैक्स वगैरह पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो फीस पे करनी पड़ेगी, लेट फी, अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है और 5 लाख से कम है तो 1000 रुपीज़। वहीं अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से भी ज़्यादा है तो उस केस में 5000 की लेट फीस आपको पे करनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपको ITRU कैसे फाइल करनी है और ITRU के अंदर आपको कितनी फ़ीस पेनल्टी वगैरह पे करनी पड़ती है, इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया है। वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाएँ और देख लें। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ टैक्स हार्वेस्टिंग, तो टैक्स हार्वेस्टिंग है क्या? तो देखिए अगर आपने इक्विटी ओरिएंटेड शेयर सेल किए हैं या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड सेल किए हैं तो वहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाता है और यहाँ पर सेक्शन 112A के अकॉर्डिंग आपको 12.5% का टैक्स पे करना पड़ता है। बट यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर एग्जम्पशन भी मिल जाती है 1,25,000 तक। मीन्स अगर सपोज करें आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर्स को सेल करने पर 1,50,000 का हुआ है तो 1,25,000 तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। जो आपका एक्स्ट्रा अमाउंट है, एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको हुआ 25,000 का, केवल उसके ऊपर ही आपको 12.5% टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अब यहाँ टैक्स हार्वेस्टिंग आप कैसे कर सकते हैं? सपोज आपके के पास कुछ दूसरे शेयर या दूसरे म्यूचुअल फंड भी थे, उन म्यूचुअल फंड या शेयर्स के अंदर आपको लॉस हो रहा था, तो आप क्या कर लें, उन म्यूचुअल फंड या शेयर्स को सेल करके वहाँ पर भी लॉस को बुक कर लें। उससे फ़ायदा आपको ये होगा कि जब आप लॉस को बुक कर लेंगे तो अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो वो आपको जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, दोनों से ही एडजस्ट हो जाएगा और आपकी टैक्स लायबिलिटी को कम कर देगा। वहीं अगर सपोज करें आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं केवल और केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। तो जो लॉस में आपने शेयर या म्यूचुअल फंड सेल किए होंगे तो उनको सेल करने के बाद आपका लॉस बुक हो जाएगा और इमीडिएटली आप उसी प्राइस पर या एक दिन के बाद कुछ थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन जरूर आ जाएगा प्राइस में, आप उन प्राइस पे जो है उसको खरीद सकते हैं। तो इस तरीके से ये टैक्स हार्वेस्टिंग से आप अपना जो भी आपको टैक्स पे करना था शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर, उसको रिड्यूस कर सकते हैं या ज़ीरो कर सकते हैं।
उसके बाद टैक्स सेविंग। तो देखिए, अगर आप कोई प्रॉपर्टी या शेयर को सेल करते हैं और उस प्रॉपर्टी या शेयर पर सेल करने पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाता है, तो यहाँ पर सेक्शन 54, सेक्शन 54F और सेक्शन 54EC के अंदर यहाँ पर आप उस कैपिटल गेन को इन्वेस्टमेंट करके जो भी आपकी यहाँ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की टैक्स लायबिलिटी बनती है उसको ज़ीरो कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बनाया है, वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये भी काम आपको 31 मार्च 2025 से पहले कर लेना है, ताकि आपको जो ये प्रॉफिट हुआ है शेयर या प्रॉपर्टी को सेल करने पर, वहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, उसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स ना पे करना पड़े। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ एडवांस टैक्स पेमेंट, तो देखिए क्या होता है, अगर पूरे साल के अंदर आपका जो टैक्स लायबिलिटी होती है अगर वो 10,000 रुपये से ज़्यादा हो, तो उस केस में फिर आपकी एडवांस टैक्स लायबिलिटी जो है वो निकल आती है। तो उस केस में आपको एडवांस टैक्स पे करना होता है। तो ये 4 इंस्टॉलमेंट में आपको पे करना होता है। अभी 15 मार्च 2025 तक आपको 4th इंस्टॉलमेंट जो है वो पे कर देनी चाहिए थी, या आप मान के चलें 31 मार्च 2025 तक आपको जितनी भी आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है उसको वो आपको सारी ही पे कर देनी चाहिए, ताकि आपके ऊपर सेक्शन 234B और 234C का इंटरेस्ट ना लगे। क्योंकि क्या होता है, जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करने जाएंगे और वहाँ पे सपोज़ करें आपका 1 लाख रुपीज़ का टैक्स बन जाता है और आपका TDS और एडवांस टैक्स मिलाकर केवल 50,000 ही कटा था, तो उस केस में वो जो 50,000 एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ रहा है उसके ऊपर आपको सेक्शन 234B और सेक्शन 234C का इंटरेस्ट भी लग जाएगा, जो कि आपने एडवांस टैक्स पे नहीं किया है उसकी वजह से। तो वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ जाता है इंटरेस्ट की फॉर्म में। तो उसको बचाने के लिए आपको एडवांस टैक्स जो है वो पे करते रहना चाहिए, और आपकी जो भी टैक्स लायबिलिटी निकल के आ रही है उसको आप 31 मार्च से पहले ज़रूर क्लियर कर लें। तो इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है कि एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन कैसे करनी होती है, कैसे उसको पे करना होता है, वो वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा देखिए, आपको सेक्शन 43BH ये कहता है कि MSME, जिसको हम बोलते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, इसको पेमेंट करनी ज़रूरी होती है। इसका पर्पज़ क्या होता है, देखिए जो सेक्शन 15 है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट 2006, वो ये कहता है कि एज ए बायर जो होता है लाइबिलिटी टू मेक टाइमली पेमेंट टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज। तो जो भी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं और आपने उनसे कोई मटेरियल बाय किया है या कोई भी सर्विसेज ली है, तो आपको उसको टाइमली पेमेंट करनी है। तो उस टाइमली की डेफिनेशन क्या है, वो टाइमली ये होता है कि या तो जो भी आपके बीच में एग्रीमेंट है उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग पे कर दीजिए, और वो एग्रीमेंट में भी 45 डेज से ज़्यादा का जो है वो पीरियड नहीं होना चाहिए। तो आप अगर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस से कोई मटेरियल परचेज़ करते हैं, तो मान के चलिए आपको 45 डेज़ के अंदर उसको पेमेंट करनी ही करनी है, नहीं तो आपको वहाँ पर इंटरेस्ट पे करना पड़ जाएगा। तो यहाँ पर भी आप 31 मार्च से पहले पहले जो भी पेमेंट बनती है वो आप ज़रूर कर दीजिए, अगर आप इंटरेस्ट वगैरह की अवॉइड करना चाहते हैं। तो इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाया है, वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद देखिए GST LUT फाइलिंग फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25-26। तो देखिए क्या होता है, GST लॉ के अंदर एक प्रोविज़न है, अगर आप एक रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हैं और आप एक्सपोर्ट करते हैं और आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं और वहाँ पर आप टैक्स GST नहीं पे करना चाहते हैं, तो उस केस में फिर क्या होता है कि आपको लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, जिसको आप LUT बोलते हैं, वो LUT फाइल करनी होती है। तो इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर वो LUT आपको फाइल करनी होती है 31 मार्च 2025 से पहले। तो जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर मेरा शुरू होगा 25-26, उसकी LUT आपको 31 मार्च 25 से पहले ही फाइल कर लेनी है। और वो जो फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं RFD11। तो इसके ऊपर भी ऑलरेडी मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है कि वो फॉर्म RFD11 आप कैसे फाइल कर सकते हैं। हार्डली 5 या 6 मिनट का प्रोसेस वो होगा आपका, और बहुत ही जल्द आप इनकम टैक्स GST पोर्टल पर जाकर उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, ये 8 काम जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं आपकी टैक्स लायबिलिटी को कम करने के लिए या आपके नॉन कंप्लाइंस से आपको बचाने के लिए, जो कि इनकम टैक्स में आपको करने हैं 31 मार्च 2025 से पहले पहले। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने कलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और अगर आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।